पीछे लुढ़की हुई सोहा पर जैसे ही नजर पड़ती है शबनम भी बेहोश हो गई। उसकी यही दौलत तो बची थी और उस मनहूस चीख ने उसे भी अपने पास बुला लिया। जमीला पहले ही हिम्मत छोड़ बैठी थी। उसके अब्बू भी जर्द चेहरा हो गए। जब दिन निकला तो सोहा का कफन दफन किया गया। जमीला के अब्बू ने अजमेर शरीफ की जियारत का फैसला किया, लेकिन रास्ते में नाव डूबने से वह भी हमेशा के लिए चले गए। दुनिया में जमीला के एक ही तो सरपरस्त थे, वो थे उसके अब्बू, और वह भी अब चल बसे थे। यह खबर मिली तो मानो वह अंधेरे में खोती चली गई। दुनिया में अब वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। रामू की यह हिम्मत थी कि वह जमीला को हिम्मत बांधता रहता था, जिससे उसे सहारा मिलता था। 6 माह बीतते बीतते इस हादसे के बाद एक और हादसा हो गया। इकराम के वालिद का इंतकाल की भी खबर आ गई। उन्हें हार्ट फेल हो गया था। यह सब सुना तो शबनम ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। पल भर के लिए वह भी जमीला को अकेली नहीं रहने देती थी। आपको क्या हो गया है रामू भाई? फीकी मुस्कान होठों पर लिए रामू ने जमीला की शिकायत के जवाब में कहा, यह मारे मारे फिरने के थोड़े से दिन और हैं। इसके बाद हो सकता है कि मुझे भी सुकून आ जाए। खोई चाहत मिल गई क्या भाईजान? खोए हुए फिर नहीं मिल पाते हैं जमीला। रामू, पता नहीं कि आजकल तुम कहाँ चले जाते हो। यहाँ जमीला तन्हा हो जाती है। अगर इसे भी कुछ हो गया तो शिकवा भरी चेतावनी भी शबनम ने रामू को दे दी थी। शबनम की आवाज में शिकवा भरी चेतावनी थी। जमीला को कुछ नहीं होगा, समझिए आप। रामू की आंखों में जाने कैसा गुस्सा झलक उठा था जब उसने जवाब दिया। उसके इस अंदाज से जहां जमीला ठगी सी रह गई तो शबनम भी कुछ डरी सी रह गई। पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्गवार ने एक दिन शबनम को समझाया, तुम बता रही थी कि पश्चिमी पाकिस्तान में क्वेटा में तुम्हारा कोई रिश्तेदार रहता है। अगर ठीक समझो तो बेटी तुम जमीला को वहीं ले जाओ। खुदा ना करे कि जमीला भी किसी रोज तुम्हारे पीछे पड़ी उस बला का शिकार होकर तुमसे दूर चली जाए। उस बुजुर्ग की सलाह मानते हुए शबनम क्वेटा जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसकी तैयारी का कारण जानकर पहले तो रामू परेशान सा हो गया। फिर उसने एक पता बताते हुए कहा था कि अगर वहाँ कोई भी दिक्कत महसूस करें तो वहाँ के इकरामुल हक को मेरा नाम बता देना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उन रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचने पर इन दोनों को देखकर वह बड़े खुश हुए, लेकिन क्वेटा आकर जमीला का दिल खुश नहीं था। बार बार रामू के कहे अल्फाज याद आ रहे थे। चलते समय उसने कहा था, इकराम वहाँ जरूर पहुँचेगा, शादी के लिए तैयार रहना। यहाँ के हालात जाने कैसे होते जा रहे हैं कि रहने का इरादा मेरा भी नहीं है। तुम्हारा जाना निहायत जरूरी है। कहते हैं कि समुद्र पार काले जादू का असर भी हो तो वह नहीं रहता। याद रखो कि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकता। अब तुम बुआ की ही नहीं बल्कि मेरी भी आखिरी खजाना हो। लेकिन अपने आने पर उसने कुछ नहीं बताया था। रिश्तेदारी में कुछ समय रहने के बाद शबनम को ख्याल आया कि अब सभी मनहूस असरात खत्म हो गए हैं क्योंकि हम समुद्र पार आ गए हैं। इस ख्याल के बाद शबनम जमीला को साथ लेकर रामू की बताई हुई जगह पर पहुंच गई और ढूंढकर इकरामुल हक को रामू का हवाला देकर अपने आने का मकसद बताया। इकरामुल हक ने रामू का नाम सुनकर आंखें ऊपर की तो वह एकटक शबनम को देखता ही रह गया। इतने दुख उठाने और 45 की होने के बाद भी शबनम का हुस्न आज भी गजब का आकर्षण रखता था। तभी जाने क्या सोचकर उसने आंखें हटा ली और बताया कि उसका आदमी 1-2 दिन में उन्हें एक मकान की चाबी पहुंचा देगा। अपने रिश्तेदारों का पता लिखवाकर वह वापस लौट आई। इकरामुल हक ने अपने वायदे को निभाते हुए तीसरे दिन ही एक बढ़िया मकान उन्हें किराए पर दिला दिया था। अपने बेचे दोनों पुराने मकानों की रकम आज भी शबनम के पास मौजूद थी, लेकिन वह उस रकम से जमीला की शादी करने की ख्वाहिशमंद थी। शबनम के रिश्तेदारों की बेटी थी तस्मिया, क्योंकि वह शादी की तैयारियों में जमीला को मदद करना चाहती थी। अब शबनम को भी इकराम और जमीला की शादी पर एतराज नहीं रहा था। वैसे भी दोनों के अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे थे, यह भी उसकी रजामंदी का एक कारण था। जमीला की शादी की तैयारी में शबनम पूरे मन से लगी थी। वह अपने आसपास सबको खुशखबरियां दे रही थी कि मेरी भतीजी की शादी है और वह अपने आप से बात भी कर रही थी। मैं अब बड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ। रामू के होते वह मन में कुछ उलझन सी मानती थी, जबकि जमीला का मानना था कि सचिन अथवा राजकुमारी के परिवार वालों ने उसकी बुआ शबनम पर काला जादू कराया हुआ था और वह अब भी उसकी सजा भुगत रही है। अब समुद्र पार करते ही काला जादू अपना असर खो चुका था। शबनम कुछ ही दिन बाद कराची चली गई और जमीला के साथ अब तस्मिया रह रही थी। इकराम का उसे खत मिला था। उसने लिखा था कि वह हमेशा के लिए 2 माह बाद क्वेटा आ रहा है। शबनम और रामू आज वापस आ रहे थे। दोपहर से तस्मिया अपने घर जाने की रट लगाए हुई थी, लेकिन शबनम के पास वापस आने तक जमीला ने उसे रोक लिया था। रामू तो कुछ समय में ही आ गया था। उसके दिल दिमाग पर छाई बेचैनी साफ साफ दिखाई दे रही थी। इकराम के बारे में रामू जमीला से बातें तो खूब कर रहा था, लेकिन वहां होकर भी शायद वह वहां पर नहीं था। शबनम का फोन आ चुका था कि वह शाम तक पहुंचेगी।
इसके फौरन बाद रामू जाने किस जरूरी काम के लिए वहां से चला गया। जमीला घर के कामों में लग गई। दोपहर बीती, शाम हो गई और रात भी आ पहुंची, लेकिन रामू अभी तक वापस नहीं आया था और ना शबनम की वापसी हो सकी थी। अकेली होने के कारण जमीला ने तस्मिया का बिस्तर अपने साथ ही लगा लिया था। अभी भी तस्मिया घर वापस आने की रट लगाए हुई थी। उसके कॉलेज में क्योंकि एक विशेष कार्यक्रम था जिसमें उसे भाग लेना था, इसके लिए उसे तैयारी भी करनी थी। अब उसे रोकने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो जमीला ने अपना एक और नया कीमती सूट उसे पकड़ाते हुए कहा, यहीं से इसे पहनकर स्कूल जा सकती हो। इस पर वह मान गई। तकरीबन 9 बजे रात को खबर मिली कि ट्रेन लेट हो गई है, इसलिए शबनम सुबह तक आ पाएगी। एक दूसरी से बातें करते करते दोनों को न जाने कब नींद आ गई। तभी तस्मिया की भयानक चीख से जमीला जाकर उठ बैठी। न जाने उन दोनों की क्या हालत हुई होती अगर रामू के वापस आने से उन्हें थोड़ा धीरज भी हासिल हुआ। इसके बाद आंखों ही आंखों में दिन निकल गया। समंदर पार आकर भी वह मनुष्य हमारा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसे डरावनी और भयंकर काली बिल्ली की शक्ल में देखती आई है। यही जमीला सोच रही थी। दिन निकलते निकलते शबनम आ पहुंची। कॉलेज फंक्शन में तो तस्मिया क्या जा पाती, वह तो 104 बुखार में जल रही थी। शबनम से जमीला ने सब बातें बता दी कि ऐसा ऐसा वाकया पेश आया है और यह भी कि रामू ना आया था तो शायद वह दोनों मर ही गई होती। रामू कैसे आ गया है? उसके आने से हमारा एकाकीपन तो दूर होगा ही, दूसरे काम में भी आसानी रहेगी, जमीला ने कहा। उसी समय चाय लेकर रामू अंदर आ गया तो चाय रखकर वहां से वो वापस चला गया। पीछे पीछे जमीला भी निकल आई तथा पुकारा, रामू भाई। रामू ने जैसे ही उसकी तरफ घूमकर देखा तो उसकी आंखों में सुर्खी थी। जब से आए हो कुछ खफा खफा से हो, क्या बात है? ऐसा तो कुछ नहीं, वैसे मैं सदा के लिए कल वापस जा रहा हूँ, मुझे खुशी है, लेकिन तुमसे दूर होने का गम भी रहेगा। कहाँ जाने की बात कर रहे हो रामू भाई? अभी तो मुझे कई काम निपटाने हैं, फिलहाल चलता हूँ, कल शाम तक लौटूंगा, तभी जान जाओगी। जमीला रामू की बात सुनकर शबनम के पास वापस आ पहुंची। तस्मिया को उसके घर पहुंचाकर आने और बुआ द्वारा लाए गए सामानों को देखने से फुर्सत ही नहीं मिल सकी थी कि रामू का कहाँ हुआ उसकी बुआ यानी शबनम को वो बता सके। जमीला को रामू का व्यवहार आज बड़ा ही अजीब सा महसूस हुआ था। उसका बर्ताव बार बार उसे चुप सा रहा था। रामू ताबेदार है, सब कामों में भी लगा रहता है, फिर भी उसके रहते मेरी रूह उलझन में फंसी रहती है, शबनम कहती रहती थी। तस्मिया के चले जाने के बाद जमीला व शबनम सोने के लिए बिस्तर पर पहुंची तो रात के 9 बज चुके थे, लेकिन एक अजीब सी खामोशी का एहसास भी हो रहा था। हवा के जोर से शहतूत के पेड़ झुके जा रहे थे। पूरे इलाके में घुप अंधेरा पसरा था। जंगल का माहौल अधिक होने के कारण हवा का जोरदार झक्कड़ चल रहा था और झिंगुरों की आवाज जाने कैसा खौफ पैदा किए दे रही थी। बिस्तर पर पड़ी पड़ी जमीला आसमान की तरफ देख रही थी कि जैसे कुछ याद आ गया हो। वह एकदम बोली, बुआ आज चांद की क्या तारीख है? आज तो 27 तारीख है ना, लेकिन रामू कहाँ गया? हिसाब लगाकर बताती शबनम ने फौरन पूछा। वह तो कल तक के लिए कहीं गया है। वह फक पड़ गई। 0 पावर के बल्ब के हल्के प्रकाश में खिड़की के शीशों पर शहतूत की परछाइयां जाने कैसी कैसी आकृतियां बना रही थी। आधी रात हो चुकी थी, तभी खिड़की पर आवाज हुई। भयभीत जमीला ने उधर ही निगाहें उठाई। अपनी सुर्ख आंखों के साथ भयानक अंदाज में काली बिल्ली वहां बैठी उनकी तरफ घूर रही थी। पत्थर की मूर्ति सी शबनम भी उसे ही देखे जा रही थी। इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची घटना या फिर कोई स्टोरी हमसे शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपकी जिंदगी की सच्ची घटना या स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करें, तो आप हमें अपनी स्टोरी पहुंचा सकते हैं। फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को और वहां पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं और आप हमको स्टोरीज भी शेयर कर सकते हैं।